हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नीट 2024 का फिजिक्स सॉल्यूशन। और ये सेट Q6 है। हालांकि जितने भी सेट हैं सब में सेम क्वेश्चन आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट पार्ट 1, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से 10 डिस्कस किए जाएंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है फिजिक्स में तो आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करके अपने जो भी डाउट है वहाँ पर आप भेज सकते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1. A bob is whirled in a horizontal plane by means of a string with an initial speed omega rpm. The tension in the string is T. If the speed becomes 2 times while keeping the same radius, तो हमें बताना है कि टेंशन कितनी हो जाएगी। देखो मान लेते हैं कि यहाँ पर इसका जो रेडियस है ये r है और जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा है, मतलब बॉब। अब जब ये रिवॉल्व कर रहा होगा तो टेंशन जो प्रोवाइड होगा इट विल बी प्रोवाइड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। जो टेंशन होगी, देखो टेंशन होगी यहाँ पर mv²/r के बराबर। v²/r होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, उसमें मास की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टेंशन पता लग जाता है। और यही जो टेंशन है ये प्रोवाइड करेगी कौन? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो टेंशन एक तरह से यहाँ से सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। बट क्योंकि यहाँ पर ओमेगा गिवन है तो हम v को चेंज करेंगे ओमेगा के टर्म में। v इक्वल टू होता है एक्चुअली ओमेगा इंटू में r। तो इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टेंशन इक्वल टू m, v की जगह पर आएगा ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा इंटू r का स्क्वायर अपॉन में r। या फिर ये आप लिख सकते हो m ओमेगा का स्क्वायर। देखो एक r से एक r कटेगा तो यहाँ पर सिर्फ r आ जाएगा। तो अब मैं फाइनल फॉर्मूला लिख रहा हूँ टेंशन का, m ओमेगा स्क्वायर इंटू में r। अब देखो जब ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा होगा तो उसका मास तो चेंज नहीं होगा, यानी कि जो टेंशन है वो डायरेक्टली रेडियस पर डिपेंड करेगी और ओमेगा के स्क्वायर पर डिपेंड करेगी। बट सिंस इन दिस क्वेश्चन रेडियस सेम है तो हम ये कह सकते हैं जो टेंशन है डायरेक्टली ओमेगा के स्क्वायर पर डिपेंड करेगी। तो जब आप ओमेगा को 2 टाइम्स कर रहे हो तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, तो 4 टाइम्स नई टेंशन आ जाएगी। मैं इसको करके दिखा देता हूँ। देखो T1 अपॉन T2 इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि बाकी सब चेंज नहीं होगा ना, मास और रेडियस, तो मैंने इसको सीधा लिख लिया क्योंकि टेंशन ओमेगा के स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है। तो T1 अपॉन T2 ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2। अब टेंशन T1 है, T हमें नई टेंशन निकालनी, मैंने मान लिया वो T2 है। फिर ओमेगा 1 है ओमेगा, और जो बाद में ओमेगा हो गया एंगुलर स्पीड वो हो गया 2 टाइम्स ओमेगा के, तो इसका हम कर देंगे स्क्वायर। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, तो T अपॉन T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4। तो हमें तो T2 चाहिए, तो T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ T। इतना करने की वैसे जरूरत है ही नहीं, आप यहाँ से डायरेक्टली भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्योंकि ये ओमेगा के स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है। ओमेगा हो गया 2 टाइम्स तो ये टेंशन हो जाएगी 4 टाइम्स, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 2, अ पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ मेंटेन्स। देखो ये जो टॉपिक है क्लास 9th में फिजिक्स में हम पढ़ते हैं। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा है और उसकी कांस्टेंट स्पीड है तो इस पर एक सेंटर की तरफ फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स, वो होता है mv²/r। हालांकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो इसका डायरेक्शन होगी वो चेंज होती रहेगी। और m हटा दो तो आपको एक्सेलरेशन पता लग जाएगा। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? v²/r। बट v²/r का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, लेकिन क्योंकि सेंटर की तरफ होता है हमेशा एक्सेलरेशन, तो आप देखेंगे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन इज वेरिएबल। क्यों वेरिएबल है वो मैंने आपको बता दी, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। और अगर हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो कांस्टेंट रहेगा, बट आप देखो यहाँ पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ पर स्पीड की डायरेक्शन यानी कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। टेंजेंशियल होती है ना ऑलवेज वेलोसिटी, तो आप देखेंगे हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंशियल होती है, इसलिए जो वेलोसिटी होगी वो भी वेरिएबल रहेगी। तो मैं आपको बता दूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ स्पीड कांस्टेंट होती है, लेकिन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी ये वेरिएबल होती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या रहेगा? वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलरेशन, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। सिर्फ स्पीड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन
का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा। बट एक वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है इसलिए वो जो वेक्टर क्वांटिटी एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी दे विल बी वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 3 लॉजिक गेट पर बेस्ड है। यहाँ पर आपको ए और बी दो इनपुट गिवन है और उसके अकॉर्डिंग वाई दिया हुआ है कि 1 0 1 0 है। तो आपको बताना है कि जो ट्रुथ टेबल है इन चारों ऑप्शन में से किसके लिए बेस्ट रहेगी। अब आप देखो यहाँ पर अगर आप 0 + 0 करोगे 0 + 0 तो 1 आएगा, 0 + 1 करोगे तो 1 आएगा, 1 + 0 करोगे तो 1 और 1 + 1 कितना हो जाएगा 0। तो ऐसा तो कहीं मैच नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान दो इस बी वाले पर तो देखो यहाँ पर 0 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, यानी कि हम कह सकते हैं जो y है वो b का बार होगा। ठीक है, क्योंकि जो भी b है उसका नोट कर दो अगर आप, तो आपको आउटपुट मिल रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी कि b बार। क्वेश्चन नंबर 4 in the above diagram a strong bar magnet is moving towards solenoid 2 from solenoid 1. the direction of induced current in solenoid 1 और solenoid 2 में हमें बताने की क्या डायरेक्शन होगी। पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। यहाँ पर कंसेप्ट होगा ईएमएफ का, सॉरी ईएमआई का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब होगा क्या कि जब ये बार मैग्नेट सोलेनोइड 2 के पास जाएगी तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से एक करंट जनरेट होगा और अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी, इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि वे इसको अपने पास आने का अपोज करें। लेंज लॉ होता क्या है, द इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इन द लूप ऑफ वायर विल अपोज द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप। यानी कि जैसे अगर ये मान लीजिए यहाँ पर नॉर्थ पोल हम इस लूप के पास ले जा रहे हैं तो यहाँ पर एक नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा क्या कि वो उसको अपोज करेगा। ठीक है, जब इसको पास ले जा रहे हैं तो यहाँ पर एक नॉर्थ पोल जनरेट होगा, इसको पास नहीं आने देगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो अकॉर्डिंग इस तरह की डायरेक्शन में होगी कि ये इसका अपोज करे। अब यहाँ पर देखो जब ये इसके पास जा रहा है तो यहाँ पर अपोज कब करेगा, जब इस तरफ वाली, मैं एक लूप बना देता हूँ, इस तरफ ऐसा है ये नॉर्थ साउथ और ये इसके पास जा रहा है। तो जब ये इसके पास जाएगा तो आप ऑब्जर्वर लेट यहाँ पर है तो इस ऑब्जर्व के हिसाब से यहाँ पर एक साउथ पोल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इंड्यूस होगी सोलेनोइड 2 में वो कुछ इस तरह से होगी कि ये जो लूप है इस लूप में जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है इट विल बी लाइक कि यहाँ पर एक साउथ पोल जनरेट हो जाए। ठीक है, अब जब ये साउथ पोल जनरेट हो रहा है तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, देखो मैं आपको अलग से बता देता हूँ। जैसे कहीं पर साउथ पोल होता है तो वहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो होगी क्लॉकवाइज, और अगर कहीं पर नॉर्थ होता है तो नॉर्थ पर जो डायरेक्शन होगी वो होगी एंटी क्लॉकवाइज। फिलहाल यहाँ पर जब इसको पास ले जा रहे हैं तो यहाँ पर एक साउथ पोल जनरेट हो रहा है। साउथ पोल जनरेट होगा तो यहाँ के हिसाब से जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट होगा वो रहेगा, इसका मतलब जो करंट होगा वो ऐसे फ्लो करेगा ऊपर से नीचे की तरफ, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं ये डी से निकला और फिर ऐसे गया फिर यहाँ से इस तरफ, तो इस तरफ जो करंट होगा वो जाएगा डी से सी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये नॉर्थ पोल है, ये इससे दूर जा रहा है तो सोलेनोइड 1 में जो करंट इंड्यूस होगा वो इसके मोशन का अपोज करेगा मैग्नेट के। तो यहाँ पर एक दूर ना जाए इसलिए यहाँ पर एक साउथ पोल जनरेट होगा, क्योंकि साउथ पोल नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो उसको दूर नहीं जाने देगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी साउथ पोल ही जनरेट होगा। अब जो करंट होगा वो किस तरह से फ्लो करेगा, जैसे ये साउथ है तो ये जाएगा इस तरह से, यानी कि ऊपर की ओर सभी लूप में। तो यहाँ पर जो करंट होगा वो आप देखो ए से इस तरफ ऐसे जा रहा है घूम के, तो वो जा रहा है ए से बी। तो सोलेनोइड 1 में करंट रहेगा ए से बी और सोलेनोइड 2 में जो करंट रहेगा वो रहेगा डी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट ए से बी। एंड क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर दो स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। असर्शन है द पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट एट 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल मैग्नीट्यूड वेक्टर पी इज ऑफ +-9 × 10⁻³ यानी कि
हमारे पास डायपोल होता है क्या, डायपोल होता है एक ऐसा सिस्टम ऑफ चार्ज जहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज हो और उतने ही मैग्नीट्यूड का एक पॉजिटिव चार्ज हो। एक्सेल पॉइंट मतलब उस लाइन के लॉन्ग पे कहीं पर पॉइंट पड़ेगा, तो जो पोटेंशियल होगा वो यहाँ पर गिवन है ±9 इंटू 10⁻³ होगा। कब, जब डिस्टेंस यानी कि r की वैल्यू 4 इंटू 10⁻, जो डायपोल है वो हमें गिवन है 4 इंटू 10⁻⁻6 और जो डिस्टेंस है r वो गिवन है 2 मीटर। तो अभी हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे कि क्या v की वैल्यू इतनी आएगी। तो मैं आपको जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ। डायपोल के लिए जो पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है ±Kp/r²। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है ये होता है एक्सेल पॉइंट पर डायपोल का, ठीक है। हालांकि इक्वेटोरियल पॉइंट पर आप देखेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो ये होगा ±Kp/r²। K मतलब होता है 1/4πε0। अब वैल्यू पुट करते हैं तो K का मतलब 1/4πε0 प्लस माइनस तो रहेगा। P की वैल्यू में 4 इंटू 10⁻⁻6 गिवन है, ठीक है। और R मतलब कितना 2, तो 2 का स्क्वायर। 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻⁹। फिर ये 4 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में 1/4πε0 की वैल्यू मैंने रखी, यहाँ पर आ गया 4। 4 से 4 कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 9 इंटू में 10⁻9 - 6 मतलब 3 प्लस माइनस। तो आप देखो इतना ही डायपोल इन्होंने दिया है। इसका मतलब जब हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं तो इतना ही पोटेंशियल आ रहा है 2 मीटर पर। अब रीजन में कहा कि जो पोटेंशियल है वो है 2p/4πε0r²। देखो 2 तो हमने लिया नहीं, 2 होता भी नहीं है एक्चुअली। फॉर्मूला होता है खाली p/4πε0r² या फिर 1/4πε0 का आप के भी कह सकते हैं, जो हमने यहाँ पर लिखा है। तो ये रीजन इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं आएगा। तो एसर्जन सही है लेकिन रीजन वाली जो स्टेटमेंट है वो है फॉल्स। तो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर हमें एक लिस्ट ऑफ मटेरियल गिवन है डाया, फेरो, पैरा एंड नॉन मैग्नेटिक, और यहाँ उनकी ससेप्टिबिलिटी गिवन है और हमें मैच करना है कौन किससे मैच करेगा। लेकिन इसको करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे डायमैग्नेटिक, तो इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं जैसे Hg, मरकरी, Au, Cu। एटम हैव नो मैग्नेटिक मूवमेंट, इसमें कोई फिक्स मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होगा। और डाई की जो ससेप्टिबिलिटी मतलब काई जो होता है वो स्मॉल होगी और नेगेटिव भी होगी, क्योंकि इसमें जो मैग्नेटिज्म होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो डायमैग्नेटिज्म के लिए जो ससेप्टिबिलिटी होगी वो स्मॉल होगी और कैसे रहेगी माइनस में। फिर पैरा, पैरा जैसे एग्जाम्पल हो गया ऑक्सीजन या मेटल में आता है एल्यूमिनियम। तो इसमें जो एटम होंगे वो रैंडमली ओरिएंटेड होंगे लेकिन उनका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट रहेगा और ससेप्टिबिलिटी स्मॉल रहेगी और पॉजिटिव रहेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ससेप्टिबिलिटी है वो 0 और लेस देन एप्सिलॉन होगी, कोई कांस्टेंट हो सकता है एप्सिलॉन, बट हम ये कह सकते हैं तो पैरामैग्नेटिक में नेगेटिव नहीं होगी, 0 से बड़ी होगी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। फेरोमैग्नेटिज्म की अगर हम बात करें, जो आयरन होंगे जो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड होंगे टुवर्ड्स द मैग्नेट, उनको हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। और इनके जो एटम होंगे वो पैरेलल होंगे अप्लाइड मैग्नेटिक मूवमेंट के और ससेप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी। तो डाया की नेगेटिव होगी, ये बात तो श्योर है। अब देखो यहाँ पर डाया और माइनस कहाँ पर आ रहा है ये देख लो, तो माइनस आ रहा है सेकंड पर। इसका मतलब जो ए होगा उसको हम 2 से मिलाएंगे। ए किससे मिलाएंगे, सेकंड से। अब ए सेकंड से मिल रहा है तो इस ऑप्शन को कैंसिल कर देते हैं, इस ऑप्शन को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि डायमैग्नेटिव की नेगेटिव होती है। अब मैंने आपको बताया था DPF यानी कि फेरोमैग्नेटिव की काफ़ी ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब ये होगा जो बी होगा उसको हम 3 से मिलाएंगे, क्योंकि यहीं पे 1 से काफ़ी ज़्यादा है। तो बी 3 से कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन 1 में, इसमें नहीं मिल रहा है तो इसको भी हटा दो। तो बस 2 ही चीज़ आपको अगर पता है तो आप करेक्ट ऑप्शन पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। बाकी पैरामैग्नेटिज्म की रहेगी 0 से ज़्यादा और एक कांस्टेंट वैल्यू से कम, और नॉन मैग्नेटिज्म की बिल्कुल 0 रहेगी। तो इस तरह से हम इसको डी का 1 लगा सकते हैं और सी को लगाएंगे 4 से, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हैज अ स्मॉल बट पॉजिटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था। फेरोमैग्नेटिक्स हैव अ लार्ज वैल्यू एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हैव वेरी स्मॉल नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी।
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिहेव एज अ पैरामैग्नेटिक अबव अ सर्टेन टेम्परेचर। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है। तो क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पर कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है 0.049। नीडल परफॉर्म 20 complete oscillation in 5 seconds. The moment of inertia given है, if the magnitude of magnetic moment is needle is x times of 10 की पावर -5, तो आपको बताना है x कितना होगा। तो यहाँ पर हमें टाइम पीरियड और जो मैग्नेटिक मोमेंट है उनके बीच में एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको बताऊंगा, उसी को अप्लाई कर। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन में मैग्नेटिक मोमेंट इनटू में मैग्नेटिक फील्ड। अब बोला है कि 20 कंप्लीट ऑसिलेशन का 20 ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड जो टाइम है वो है 5 सेकेंड। टाइम पीरियड होता है एक ऑसिलेशन का कितना टाइम लगेगा। तो अगर 20 ऑसिलेशन में 5 सेकेंड लग रहे हैं तो एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगेगा वो कितना हो जाएगा 5/20। सो 5/20 विल बी द टाइम पीरियड। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 5/20 इक्वल टू 2 पाई आई की वैल्यू, आई मतलब कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया में गिवन है 9.8 इंटू 10 की पावर -6। फिर स्मॉल एम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट है, मैं इसको x लिख रहा हूँ, ठीक है, ये x है, और इंटू में 10 की पावर -5। फिर मैग्नेटिक फील्ड जो कि गिवन है 0.049। तो इसको हमें x के लिए सॉल्व करना है। अब ये यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो 1/4 इक्वल टू 2 पाई। यहाँ पर जो पावर कैंसिल होगी उसको पावर कैंसिल कर लेते हैं। एक और चीज़ देखो, यहाँ पर ये है, तो इसको हटा करके पॉइंट को हटा करके मैं ऊपर कितनी पावर लिख सकता हूँ 10 की पावर 3। 1 2 3 है ना, 10 की पावर 3 हो जाएगा। और अब इसको लिखेंगे 9.8, टोटल पावर कितनी हो जाएगी 10 की पावर -6, ये ऊपर जाएगा +5 और +3, नीचे कितना रह जाएगा x इंटू में 49, ठीक है। अब स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ, तो ये होगा कि 1 अंडर रूट हट जाएगा, तो 1/6, 4 4 जा 16, 2 पाई का स्क्वायर मतलब 4 पाई स्क्वायर, और ये अंडर रूट हटेगा तो 9.8 इंटू में 10 की पावर कितनी बच गई है -6 + 5, तो 5 और 3 8, और 8 में से 6 जाएगा 2, डिवाइड में कितना आ गया x इंटू में 49। देखो यहाँ से मैं हटा लेता हूँ पॉइंट, तो 10 आ जाएगा। अब 49 को डबल करोगे तो 98 आता, तो मैंने इसको 98 को 49 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। 1 से 1 हटा दो, तो अब देखो क्या क्या बच रहा है 1/16 इधर, फिर यहाँ पर 4 पाई का स्क्वायर इंटू में 2 अपॉन में इंटू में 10। देखो ये 10 यहाँ से एक पावर हट गई तो 10 बचेगा खाली। अब x इक्वल टू आप लिख सकते हैं, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 16 इंटू में 4 इंटू में पाई का स्क्वायर इंटू में 20, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1280 इंटू में पाई का स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8। इन एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर द टर्न्स रेशियो NP/NS है 1/2। तो पूछा है कि VS/VP कितना होगा। तो देखो ट्रांसफॉर्मर में दो तरह के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो यहाँ पर हमें गिवन है NP/NS इक्वल टू 1/2। तो जो वोल्टेज होगी वो डायरेक्टली डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स पर। तो हम ये लिख सकते हैं कि जो VS/VP होगा, मतलब कि VS मतलब सेकेंडरी पर जो वोल्टेज होगी, VP मतलब जो प्राइमरी कॉइल पर वोल्टेज होगी। तो VS/VP डायरेक्टली डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न्स पर, यानी कि NS/NP पर, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमें गिवन है NP/NS, तो इसको रिवर्स करोगे तो NS/NP कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 2, तो VS/VP इक्वल टू कितना आ गया 2, या जो रेशियो होगा VS का VP से वो हम लिख सकते हैं, वो आ जाएगा 2:1। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 9। इन अ वर्नियर कैलिपर n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन कंसाइड विद n डिवीजन ऑफ मेन स्केल, अगर 1 MSD रिप्रेजेंट कर रहा है 0.1 मिलीमीटर को, तो पूछ
वर्नियर कांस्टेंट मतलब लिस्ट काउंट, तो एक तरह से हमें लिस्ट काउंट ही निकालना है। जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 BHD होगा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है कि जो n+1 डिवीजन है वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल पर, या मैं उसको BHD लिख सकता हूँ, वो किससे कंसाइड कर रहे हैं? इन वर्नियर कैलिपर n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कंसाइड विद n डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवीजन, यानी कि n+1 BHD इज इक्विवेलेंट टू n MSD। तो यहाँ से अगर मैं 1 BHD की वैल्यू निकालूं तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा n/n+1 MSD, यानी कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन होगा n/n+1 मेन स्केल डिवीजन। अब लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन, यहाँ पर BHD को हम MSD के टर्म में अगर लिखें तो ये हो गया n/n+1 और मेन स्केल डिवीजन यानी कि MSD। सो वर्नियर कांस्टेंट यानी कि LC। अब आप यहाँ पर MSD, यहाँ पर भी MSD, उसको हटा सकते हैं, कॉमन ले लेते हैं। MSD इक्वल टू 1 माइनस n/n+1, ठीक है। तो लिस्ट काउंट इक्वल टू, और ये भी दे रखा है कि 1 मेन स्केल डिवीजन कितना है 0.1 मिलीमीटर, और हमें वर्नियर कांस्टेंट बताना है सेंटीमीटर में कितना होगा। तो पहले इसको लिख लेते हैं MSD 1 MSD, और ये कितना हो जाएगा? n+1 ऊपर जाएगा, n+1 माइनस n/n+1। तो आप देखो n से n कैंसिल होगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन, ऊपर बचेगा खाली 1/n+1। अब लिस्ट काउंट 1 MSD कितना है? 0.1 मिलीमीटर के, 0.1 मिलीमीटर, लेकिन हमें चाहिए सेंटीमीटर में, तो हम मिलीमीटर, तो देखो 1 मिलीमीटर में होगा 1/10 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। तो जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.1, तो ये मिलीमीटर में, तो उसको मिलीमीटर को सेंटीमीटर करने के लिए मैं यहाँ पर 10 से और डिवाइड कर देता हूँ, अब ये आ जाएगा पूरा सेंटीमीटर में। तो ये हो गया 1 MSD की वैल्यू 0.1/10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 1/n+1। अब ये पॉइंट हटा करके आप फिर से इसको नीचे लाओ, तो ये कितना हो जाएगा? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो LC होगा या कह लो वर्नियर कांस्टेंट, वो हो जाएगा 1 में, नीचे 10 था, पॉइंट हट के फिर से एक और 10 आएगा तो 100 हो जाएगा, वो 10 × 10 100 और n+1। तो जो लिस्ट काउंट आएगा वो रहेगा 1/100 n+1, यानी कि यहाँ पर देखो ये होता है वर्नियर कैलिपर, इसमें ये है मेन स्केल, और ये जो छोटे वाले हैं इसको वर्नियर स्केल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अ हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 Newton is applied to a block A as shown in figure. The mass of block A and B are 2 and 3 kg. The block slides over a frictionless surface. तो आपको बताना है the force exerted by block A on block B. The force exerted by block A on block B, यानी कि A वाला B पर कितनी फोर्स लगाएगा ये हमें बताना है। इनिशियली जो हम नेट फोर्स लगा रहे हैं वो है टोटल 10 न्यूटन फोर्स, और ये 10 न्यूटन फोर्स लगने पर किस पर लग रही है? इन दोनों पर एक साथ लग रही है। तो जो फोर्स होता है वो हमेशा होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल। तो पहले ये फाइंड कर लेते हैं कि इन बॉडी में एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, तो उसके लिए मैं टोटल मास लूंगा, तो 10 = mt इंटू में, mt मतलब टोटल मास, तो टोटल कितना है 2 + 3 इंटू में एक्सेलरेशन a, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 10/2 + 3 मतलब 5, तो एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर, यानी कि जो बॉडी है ये 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर के। अब हमें देखना है कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी कितना होगा, तो फोर्स ऑन ब्लॉक बी, ठीक है, वो कितना होगा? देखो फोर्स इक्वल टू हमें पता है मास इनटू एक्सेलरेशन लेंगे। अब एक्सेलरेशन किसकी वजह से प्रोवाइड हो रहा है? वो एक्सेलरेशन प्रोवाइड हो रहा है ए की वजह से, क्योंकि ए पर हम 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे थे, और एक्सेलरेशन होना किस में? जब फोर्स लग रही है बी पर, तो जो मास लेंगे हम वो किसका लेंगे? बी का। तो हम ये लिख सकते हैं जो फोर्स होगी बी पर वो होगी मास ऑफ बी इंटू में एक्सेलरेशन प्रोवाइड बाय द ऑब्जेक्ट ए। सो इट विल बी इक्वल टू मास कितना है बी का 3 और एक्सेलरेशन कितना है 2, सो इट विल बी 6 इंटू मतलब 6 न्यूटन आएगा ये फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए विल बी 6 न्यूटन। तो सही